नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेल्टा गांव में 11 जून की रात बेल्टा गांव के पंकज नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। 12 जून को गांव में जबरदस्त बवाल हुआ। ग्रामीणों ने गांव के ही दूसरे पक्ष पर पंकज की हत्या का आरोप लगाया था। वहीं घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई थी और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला करते हुए पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को जेल भेज दिया है, जिसके बाद प्रमोद नाम के एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल गांव पहुंचकर दोनों पक्षों से मुलाकात की और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया। आज गांव का भी निरीक्षण किया था। मौके पर हम लोग गए थे, आईजी साहब भी गए थे, पूरा प्रशासनिक अमला था। वहां जो भी पीड़ित परिवार थे, एक एक के घर जाकर हम लोगों ने बात की, घटनास्थल का मुआयना किया। जो भी रिकॉर्ड्स हम लोगों को लेने थे वो सब हम लोगों ने ले लिए। और इस पूरे घटनाक्रम पे मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं और उनका बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सबके साथ न्याय हो और लोगों के जान माल की हिफाजत सुनिश्चित हो। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। पूरी जांच के बाद आज इसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर हम लोगों को थोड़ा लगेगा बनाने में, उसको बनाकर हम लोग शासन को प्रस्तुत कर दें। इन मांगों को हम लोगों ने सुन लिया है, इसका ले भी लिया है हमने। अब वो उसका हम लोग एनालाइज कर लेंगे, इनकी डिमांड क्या क्या है, किस लेवल पर डिसाइड होनी है, तद अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति को गरमाने का काम कर रहा है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी से लेकर किसान यूनियन राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री ने टाउनशिप के नाम पर राजनीति न करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्टेक होल्डर, किसान और क्षेत्र के लोगों से सलाह मशवरा करके ही प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। दरअसल डोईवाला में इंटीग्रेटेड टाउनशिप की चर्चा अब पूरे प्रदेश भर में चल रही है, जिससे विपक्षी पार्टी से बीजेपी सरकार का किसानों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता और राजनीतिक पार्टियों को अभी प्रस्ताव न होने का आश्वासन दिया है। देखिए, उस पर हमने पहले ही कह दिया है कि चूंकि एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार की तरफ से नहीं गया हुआ है, इसलिए अनावश्यक रूप से कुछ लोग वहां पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मेरा सबसे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी तो कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं जाएगा। यदि किसान सहमत होंगे, उस क्षेत्र के लोग सहमत होंगे, जो स्टेक होल्डर है, जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, उनकी सहमति के बिना हम कुछ नहीं करने वाले। खबर हल्द्वानी से है, जहां इन दिनों नगर निगम लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल रौतेला खुद वार्डों में जाकर लंबित कार्यों का जायजा लिया। दरअसल रोजाना मेयर साहब नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और वहीं जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण भी किया जा रहा है। दरबार में आजकल आम जनता, व्यापारियों के साथ पार्षदों का भी जमावड़ा लगा हुआ है, जो रोजाना अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। मेयर साहब का कहना है कि लंबित कार्यों में स्ट्रीट लाइट की समस्या सबसे बड़ी है और इस कार्य में तेजी लाई जा रही है। कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर समय रहते कार्य पूरा नहीं किया गया तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं अब इसे निकाय चुनाव नजदीक होने का साइड इफेक्ट कहें या फिर जनता के लिए समर्पित, पर इस बहाने लंबित कार्यों ने गति पकड़ ली है। वहीं नगर निगम की ओर से रानीबाग चित्रशेला घाट पर बन रहा विद्युत शवगृह महीने भर में बनकर तैयार हो जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में लोग यहां पर मृतकों की अंत्येष्टि करा सकेंगे। 2,71,00,000 रुपए की राशि से बन रहा ये शवगृह केंद्र तमाम अटकलों के बाद आखिरकार अब पूरा होने जा रहा है।
नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग सभी कार्यों को नगर निगम करता है और उसकी समीक्षा भी समय समय पर करता है। चूँकि जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, जनहित से जुड़ी हुई विषय हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नगर निगम अपने स्तर से करता है। जो निगम स्तर से नहीं होती उस स्तरों पर हम प्रशासन और शासन स्तर से उन कामों को कराते हैं। और लगभग सभी कार्य, चाहे वो पेयजल पुनर्गठन के हों, चाहे सीवरेज के हों, चाहे आपके पार्क्स के हों, चाहे विद्युत हो, स्ट्रीट लाइट हो, सभी अपने अपने तरीके से गतिमान हैं। मॉनसून का सीज़न चल रहा है तो वर्तमान में हम लोग प्री मॉनसून में भी हम लोगों ने तैयारी की थी और वर्तमान में मॉनसून में भी लगभग 100 आदमी इन नदी नाली और जो भी आपकी अतिवृष्टि के कारण गधेरे वगैरह आते हैं, नाले आते हैं, उनको भी देख रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल में हुई फूट के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। सालों से यूकेडी को मजबूत करने और जनता के सड़कों पर संघर्ष करने वाले यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व बीजेपी और कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है, जिसके कारण यूकेडी में टूट हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ किया है कि देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में जो भी बवाल हुआ है वह भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नाकामी के कारण हुआ है। उसकी तरफ जनता जब आंखें देख रही है, आंखें गड़ा के देख रही है कि ये कुछ करेंगे, और हम कर क्या रहे हैं, हम अपने एक छोटे से कार्यालय पे कब्जा करने के लिए दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। मैं बड़ा शोभ होता है कि क्या हमने इस दल को कहाँ पहुंचा दिया है। ये दल वो दल है जिसने उत्तराखंड के राज्य के गठन के लिए आगे बढ़कर लड़ाई करी है, कुर्बानियां दी हैं, अपने हाथ पैर हमारे नेताओं ने तुड़वाए हैं, सारे प्रदेश को एक साथ करके ये प्रदेश बनाया है। उसके कारण एक हमारी जनता में बड़ा रोष व्याप्त है और उनका झुकाव कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ हो रहा था। लेकिन देखिए, परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है हमारी जनता को कि ये भाजपा, राष्ट्रीय दलों, भाजपा और कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। कोटद्वार क्षेत्र की खो नदी में लालपुल के पास पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से 4 युवक कोटद्वार के खो नदी में नहाने आए थे, जिसमें से लवी की डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि युवक की मौत हुई वो बिजनौर जिले के रहने वाला था। दरअसल नदी तेज बहाव में बह रही थी, तभी युवक का नदी में पैर फिसल गया, जिससे युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक युवक नदी में डूब गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की ओर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद मौके पर एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई घंटों की तलाश के बाद युवक की तलाश की जा सकी, लेकिन जब तक युवक को नदी से निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद बॉडी को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार भेज दिया गया है, जहां पर बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें आज हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई थी लगभग 3 बजे करीब कि एक युवक जो खो नदी में नहा रहे थे लालपुल के पास, वो डूब गए हैं। तो जब पुलिस मौके पे पहुंची और एसडीआरएफ भी मौके पे पहुंची तो उन्हें उनकी बॉडी को रिकवर किया है और फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा है। युवक जो अभी तक जांच में आया है वो युवक नजीबाबाद से आए थे, चारों के चारों युवक। वहीं देहरादून में नगर निगम की तरफ से लगातार शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम ने एक टीम भी बनाई है जो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं महापौर सुनील उनियाल का कहना है कि हमारी तरफ से लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए कपड़ों के थैले भी बांटे जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि प्लास्टिक का प्रयोग न करें।
पॉलिथीन में लगातार नगर निगम का अभियान भी चलता है और लगातार हम भी जनता से अनुरोध करते हैं। हम इसके कपड़े के थैले भी बांटते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। उसके बावजूद भी अभी पॉलिथीन में 100% उसमें प्रतिबंध नहीं लगा है और बाजारों में पॉलिथीन जो है अभी भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो वहाँ अभी बिक रहा है। लगातार हम चालान करते हैं। पिछले हफ्ते भी जो है हमने मंडी में जाके जो है बड़े बड़े चालान करे हैं और इसके लिए दोबारा से जो है एक सघन अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएंगे तो इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम है जानकारी होने के बावजूद भी जो है लोग उसका प्रयोग करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लास्टिक का प्रयोग न करने से हम कई घातक बीमारियों से भी बच सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर नदियों पर बने नए पुराने पुलों के टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में कोटद्वार के मालन नदी पर बना पुल चलते ट्रैफिक के बीच में धराशायी हो गया। पुल टूटने की वजह से सियासत गर्म हो गई है तो वहीं एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे हैं। सवाल नदियों में किए गए अवैध खनन पर भी लगातार उठ रहे हैं। उत्तराखंड में बड़ी नदियों पर बने इन पुलों के टूटने का सिलसिला लगातार पिछले कई सालों से जारी है। पिछले साल देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला मुख्य रानी पोखरी पुल भी भारी ट्रैफिक में बनते हुए टूट गया था। यही नहीं, भारी बरसात की वजह से रायपुर क्षेत्र में पड़ने वाला सोडा सरोली का पुल भी मानसून सीजन में टूट गया था। इस तरह से पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में लगातार पुलों को टूटने का सिलसिला जारी है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नदियों का सीना छलनी करने वाले अवैध खनन को माना जा रहा है, क्योंकि खनन करने वाले लोग इन दिनों दोनों चीजों के दुश्मन बने हुए हैं। इसको समझने के लिए देहरादून के एक ऐसे ब्रिज की ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई जिस पर लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यह पुल लगातार जर्जर होता जा रहा है। वहीं इस बाबत हम सचिव PWD के पास पहुंचे और मामले को लेकर उनके सामने रखा गया। उन्होंने पूरे मामले में गंभीरता से संज्ञान लेने की बात कही। बरसात में तो ऊपर आ जाते, पानी पुल के ऊपर आ जाते बस। क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऊपर के चले जाते, हमें कौन दिक्कत है। नहीं, कभी बच्चों को ले जाना हो, बाजार जाना हो तो तब दिक्कत होती है? हम बच्चों को इधर बाजार नहीं ना, हम हाँ हमारा बाजार नहीं। पानी जाता है, कितना पानी भरता है इसमें? इसमें भरता वही है, कम कम भरत है, उतर जाता है। दिक्कत होता है, इधर तो जाने नहीं जाता है, उधर ही जाता हम लोग। पानी भर जाता है, नदी का पानी जो जोर से बारिश आता है ये इसमें पानी दिक्कत हो जाता है हम लोग को जाने में। हम लोग ऊपर से ही जाते हैं। हम लोग यहीं रहते हैं बस्ती में। नदी में कोई गाड़ी वाड़ी और वो खुदान उदान होता है? हाँ, रेत बालू ले जाता है, खुदान होता है। भारत सरकार के द्वारा CRIF के अंतर्गत राज्य को सड़कों के मरम्मत के लिए, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे मिलते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने 2000 करोड़ के आसपास के प्रस्ताव भेजे थे। उसमें भारत सरकार ने प्रायोरिटी के लिए कहा तो हम लोगों ने 600 करोड़ की एक बार भेजा, फिर 400 करोड़ का दोबारा से और उसमें ऐड किया। तो कल उसमें डिस्कशन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया तो उसमें उन्होंने 250 करोड़ के प्रोजेक्ट की सहमति तुरंत दे दी कि ठीक है, आप 250 करोड़ के अपने जो टोटल वर्क्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर दें तो कर दिया जाएगा। तो वो एक मेजर चीज रहा जो हम लोगों ने किया। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स थे हम लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको। उसमें एक PWD को कार्यदायी संस्था बनाने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। जो सिमली से लेकर जौलजीबी तक रोड जाती है वो डबल लेन NH है, वो डबल लेन उसमें हो रहा है। वहीं गदरपुर थाना परिसर में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेन्द्र सिंह भंडारी ने कहा कि मुहर्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। ट्रैफिक को लेकर विशेष सावधानी गदरपुर पुलिस बरतेगी। इस मौके पर बोलते हुए नगरपालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि मुहर्रम का त्योहार गम का त्योहार होता है। इसमें इमाम हुसैन की यादों में स्थानीय लोग कार्य में निकलते हैं और इन लोगों से अपील की गई कि 10 फुट से अधिक ताजिया ऊंचा न रखें जिससे बिजली की तारों से टकराने और दुर्घटना की संभावना न रह जाए।
देखिए कल 29 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें जगह जगह से जो ताजिए जो है निकलते हैं। तो सभी लोगों को जो है यहाँ बुला करके एक पीस कमेटी की मीटिंग बुला गई। हर वार्ड मेंबर यहाँ पर आए थे, चेयरमैन साहब यहाँ पर आए थे। इनको जो है पिछले विगत वर्षों में क्या क्या उसमें जो है मुहर्रम के समय में दिक्कतें हुई, उस संबंध में इनसे पूछताछ की गई और जो आगे के लिए हमको करना है, इसमें जो है जो भी इनको दिक्कतें हुई हैं उस संबंध में बताया गया, तो उसको हम जो है दूर करेंगे। तो और सभी लोगों को ये भी हम लोगों ने बताया है इसमें कि 10 फीट से अधिक ऊंची जो है कोई भी ताजिया न हो और शांतिपूर्वक से जो है मनाया जाए इसको त्यौहार को। जहाँ जहाँ भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर अपनी ड्यूटी को लगाएंगे। का त्यौहार है और यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, जो करबला में जिन्होंने शहीद हुए थे। और ये कोशिश करें हम लोग यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अमला है, जिस तरीके से मीटिंग हुई है यहाँ पर शांति व्यवस्था वगैरह बनाने की, उसी तरीके से हम लोग शांति व्यवस्था बनाएं और ऐसा लगे कि हमारे किसी भी त्यौहार से किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस ना पहुँचे और किसी तरीके की कोई परेशानी भी ना हो। वहीं अंकित चौहान हत्याकांड में फरार सभी आरोपियों को पुलिस ने 10 दिन में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में नौकरानी को बंगाल के मालदा जिले से पकड़ लिया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने कोतवाली के बहुउद्देशीय भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों आरोपितों को बंगाल के स्थानीय कोर्ट में पेश कर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड भी हासिल कर ली है। उषा देवी और आपका राम अवतार जो दोनों फरार थे, इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनको आपका रतवा थाना पड़ता है मालदा में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया, ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इसमें जब पूछताछ में ये चीज़ निकल के आई है कि घटना के फौरन बाद ये पांचों के पांचों पहले दिल्ली गए, दिल्ली से वापस बस से बरेली आए, बरेली से राम अवतार के गाँव पीलीभीत में पहुँचे, वहाँ से नेपाल बॉर्डर के ओर गए। तो उसके बाद ये वापस फिर बरेली आए और वहाँ से मालदा ट्रेन के माध्यम से पहुँचे हैं और इनका प्लान जो है बांग्लादेश जाने का था। उससे पहले ही टीम द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया, इसके लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। खबर रुड़की से है, जहां पर करीब 1.5 महीने पहले रुड़की के बेल्टा गांव में एक दलित युवक की मौत के बाद बवाल हो गया था, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया था। वहीं इस मामले में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। पूरे मामले में पुलिस ने बेल्टा बवाल में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की हैं। मामला बढ़ता देख SC/ST आयोग की तरफ से CBCID जांच के निर्देश दिए गए हैं। आज इस मामले में IG गढ़वाल करण सिंह नंगन्याल और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे टीम के साथ बेल्टा गांव पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच की। साथ ही साथ दोनों पक्षों को सुना भी गया। इस दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार, SSP हरिद्वार, SP देहात, SP क्राइम और CO समेत आला अधिकारी तमाम अफसर मौजूद रहे। गढ़वाल कमिश्नर और IG गढ़वाल ने दोनों पक्षों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। साथ ही साथ निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। वहीं 27 जुलाई को होने वाली दलित महापंचायत स्थगित होने की जानकारी दी गई है। दबिशें दी गई लगातार और वो दबिश दी गई, वो ट्रेस नहीं हुआ, तो उसके बाद 82 की कार्रवाई करने के बाद 1 महीने बाद 83 की कार्रवाई कर दी है और कुर्की की कार्रवाई इत्यादि भी हम लोग इसमें अमल में लाएंगे। घटना हुई थी वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस संबंध में इस पूरे घटनाक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से लिया था। कमिश्नर और IG साहब के एक ज्वाइंट जांच कमेटी का गठन किया था, जो गृह विभाग से जारी हुआ था। आज उसी सिलसिले में हम लोग आए थे। पहले ही आना था, लेकिन चूंकि हरिद्वार में काफ़ी बाढ़ की स्थिति थी, इसलिए हम लोग पहले नहीं आ पाए। सभी प्रभावित पक्षकारों से हम लोगों ने मुलाकात कर ली है। गांव का भी और घटनास्थल का भी हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।